नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम वैदिक काल के बारे में चर्चा कर रहे थे और वैदिक काल को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड करा था, जैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अंतिम क्लास में अपन ने ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करी थी। क्या पढ़ा था भाई अपन ने अंतिम क्लास में कि ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति और इसमें अपन ने कृषि और पशुपालन के बारे में जानकारी एकत्रित कर चुके हैं। यहाँ पे भाई अपन ने हेडिंग क्या दी है भाई, कृषि के बाद अपन ने भाई पशुपालन के बारे में चर्चा करी है, पशुपालन। उसी प्रकार वर्तमान में अभी की क्लास में हमें क्या देखना है भाई, उद्योग और धंधे। उसी प्रकार अपने को यहां पे देखना है भाई व्यापार और वाणिज्य। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वैदिक काल के बारे में अपन ने चर्चा करी थी और ऋग्वैदिक काल में अपन ने आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे। तो यहाँ पे अपन ने अंतिम क्लास में कृषि और पशुपालन के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली है पूरी तरीके से। क्लियर? उम्मीद है कि आप सभी ने नोट्स बनाए थे। फिर अपने को वर्तमान में अपने को क्या चर्चा करनी है भाई, उद्योग और धंधे की चर्चा करनी है कि भाई ऋग्वैदिक कालीन में अपन देखते हैं कि उद्योग और धंधे के बारे में क्या स्थिति थी। उसी प्रकार अपन व्यापार और वाणिज्य के बारे में चर्चा करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में व्यापार और वाणिज्य किस तरीके से किया जाता था, ये विदेशी व्यापार करते थे या नहीं करते थे। उसी प्रकार इनके बारे में अपने को जानकारी एकत्रित करनी है। क्लियर सभी को? अब इसी की तुलना अपन आर्थिक क्षेत्र में अपन किसकी कर लेंगे, तो उत्तर वैदिक काल में अपने को आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। तो अपन जो कल का क्लास पेंडिंग है उसको अपन पहले कर लेते हैं, उद्योग और धंधे के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं और उसके बाद व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि भाई कल की क्लास में अपन क्या कर रहे थे, तो अब ये मिटा देते हैं भाई फटाफट। अब वापस से आप सभी को हेडिंग देनी है, जो अंतिम क्लास में अपन ने छोड़ा था उसको अपन पूरा करने का प्रयास करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति, और यहां पे अपन ने भाई देखा है कि कृषि और पशुपालन दोनों अपन कर चुके हैं। जो भी आप अपन नेक्स्ट क्लास देखते हैं तो उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि जो पहले अपन ने पढ़ चुका है कि एक बार उसको आपको रिवीजन करना है। आप कभी मान लो कि ऑफलाइन क्लास में होते तो बार बार आपसे प्रेशर करता भाई पढ़ के आए नहीं आए। क्लियर? लेकिन आप ऑनलाइन बैठे हैं तो आपको ईमानदारी बरतनी पड़ेगी और जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको आप सीधे क्रम से पूरे पढ़ते चलना है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट हेडिंग आप सभी को क्या देनी है भाई, उद्योग और धंधे। तो यहाँ पे दोनों चीजें अपन ने कर ली है। अब यहाँ पे अपने को नेक्स्ट क्या पढ़ना है भाई कि इस काल में उद्योग और धंधे किस प्रकार थे, उद्योग और धंधे। अब यहाँ पे अपन जानकारी एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पे पहला बिंदु अपन ने क्या देखा है कि इस समय धातु उद्योग, बढ़ई उद्योग। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि हस्तशिल्प उद्योग का प्रचलन था। तो यहाँ पे अपन ने पहले बिंदु के बाद में चर्चा करी है तो उद्योग और धंधे। तो उद्योग में अपन ने किन किन की जानकारी मिलती है, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है भाई, धातु उद्योग। अब धातु से अपन ने क्या बोला है भाई, उपकरण भी बना सकते हैं और हथियार भी बना सकते हैं। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है भाई, बढ़ई उद्योग। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है यहाँ पे, हस्तशिल्प उद्योग। तो इनके बारे में अपन ने जानकारी देखी है। और नेक्स्ट बिंदु में अपन ने क्या लिखा है कि इस काल में यह सोने, चांदी और तांबे से परिचित थे। यहां पे अपन ने क्या देखा है कि इस काल के लोग अपन ने क्या देखा है कि सोने और चांदी के साथ ही साथ अपन ने क्या देखा है कि तांबे से भी ये लोग परिचित थे। उसी प्रकार यहाँ पे एक नेक्स्ट नोट करके लिख लेना कि यह लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से
लोहे से परिचित नहीं थे, किससे परिचित नहीं थे भैया? तो लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि इस काल के लोग किन किन धातुओं से परिचित थे। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई कि सोने से परिचित थे, चांदी से परिचित थे। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि तांबे से ये लोग भी परिचित थे, लेकिन किस धातु से परिचित नहीं थे? तो अपन ने क्या बोला है कि लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते अपन क्या देखेंगे भैया, लोहे का प्रचलन यहाँ पे चालू हो जाएगा। फिर वहां पे एक और उद्योग विकसित होगा जिसका नाम क्या है भाई, लोह धातु उद्योग। कि लोहे से जो भी वस्तुएं या धातुएं बनेंगी उनका नामकरण अपन ने क्या बोल दिया भाई, लोहा उद्योग। अब लोहे उद्योग में अपन ने क्या बोला है भाई, बर्तनों का निर्माण भी होगा। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे औजारों का निर्माण भी होगा जो युद्ध के काम में आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने चीजें क्या देखी है कि इस काल में सोने और चांदी और तांबे से परिचित थे। और यहाँ पे नेक्स्ट बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि यहाँ सोने को निष्क कहा जाता था, सोने को निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट, उद्योगों में पुरुषों के साथ महिलाओं के कामगार होने के साक्ष्य भी प्रस्तुत होते हैं। तो पुरुषों के साथ साथ अपन ने क्या बोला है कि महिलाओं को भी उद्योगों में कार्य करने के लिए लगाया जाता था। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि भाई जल्दी अपन पॉलिटी की क्लास भी प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे अपन ने क्या देखा है कि वर्तमान में एमपी से जो भी सारी एग्जामें आ रही है तो उसको अपने को टारगेट करना है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि हिस्ट्री की क्लास रेगुलर चल रही है। क्लियर? उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि भाई रीजनिंग की क्लास प्रॉपर चल रही है आपकी, मैथ्स की प्रैक्टिस शीट चल रही है आपकी। उसी प्रकार अपन चौथे सब्जेक्ट के रूप में भाई पॉलिटी भी शुरू कर रहे हैं। और पॉलिटी में अपन ने क्या देखा है कि अपन ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाएंगे बिल्कुल चैप्टर वाइज। जैसा अपन ने क्या देखा है कि उद्देशिका के बारे में पूरी जानकारी अपन यहीं पे नोट कर लेंगे और उसके साथ में ऑब्जेक्टिव भी लगाते चलेंगे। तो हो सकता है कि कल या परसों की क्लास में अपन इसके बारे में जानकारी आपको दे देंगे कि भैया अपन लेक्चर भी अपलोड होने वाला है। आपको ये मान के चलना है कि कल या परसों की क्लास में अपना पॉलिटी भी शुरू हो जाएगा। बस यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि भाई टाइम का हो सकता है कि लेक्चर अपन ऊपर नीचे डाल रहे हैं, कभी सुबह, कभी शाम को, कभी दोपहर में। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि भाई जैसे ही अपन 1000 बच्चे क्रॉस कर जाएंगे, अभी वर्तमान में अपन ने क्या देखा है भाई 900 लोग अपने चैनल से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही अपन ने देखा है कि 1000 बच्चे अपने साथ जुड़ जाएंगे तो भाई लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही अपने पास लाइव का ऑप्शन आता है तो अपने को यहाँ पे टाइमिंग डिसाइड करना आसान होगा। जैसे अपन ने मान लो कि सुबह 8 बजे से आपको रीजनिंग चालू कर दी, फिर ऐसे देखते हैं कि 9 से 10 में अपन ने मैथ्स से चालू कर दिया, फिर शाम के टाइम में अपन देखते हैं भाई जैसे कि 6 से 7 में अपन ने हिस्ट्री पढ़ लिया, 7 से 8 में पॉलिटी पढ़ लिया। तो जिससे आपको भी निश्चितता बनी रहेगी। क्लियर? और जो भी आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ सुधार होना चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन तो है ही, और वो ऑप्शन क्या है कि आप कमेंट कर सकते हो कि सर इसमें ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। क्लियर सभी को? चलो भाई फटाफट छापो, फिर अपन इसके बारे में आगे जानकारी एकत्रित करते हैं। क्लियर है भाई सभी को? ये आपने छाप लिया होगा। बड़े आगे, उद्योग धंधे में कुछ भी अलग से नहीं। जैसे मान लो कि वर्तमान में जो भी अपने उद्योग वगैरह होते हैं तो उद्योग में क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो भाई मेरी एक कंपनी है। अब यहाँ पे भाई मैं कपड़े बनाता हूँ, कपड़ा फैक्ट्री है भाई मेरी है। अब कपड़ा फैक्ट्री है तो यहाँ पे दो चीज, पहली चीज क्या है, या तो ओनर आ जाएगा या फिर यहाँ पे श्रमिक आ जाएंगे। और कार्य क्या होगा भाई, कपड़े का निर्माण का। और वही चीज यहाँ पे क्या बोल दिया कि उद्योग और धंधे के बारे में चर्चा करिए तो धातु उद्योग है। तो यहाँ पे धातु उद्योग अपन ने यहाँ पे ये नाम से लिख दिया भाई, धातु उद्योग हो गया। अब धातु उद्योग किन किन धातुओं का प्रयोग है तो अपन ने क्या बोला भाई, सोना, चांदी और तांबे का। चलो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें चांदी को अभी हटा देते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी।
तो यहाँ पे अपन ने दो क्या क्या लिखे हैं, तो पहला अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे कि सोना, और यहाँ पे क्या लिख दिया भाई तांबा। धातु उद्योग का यहाँ पे प्रचलन था। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि सोने को क्या बोलते थे, निष्क बोलते थे। उसी प्रकार उद्योग में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी भागीदारी होती थी। तो वर्तमान के जो उद्योग है उनसे आपको तुलना करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है भाई, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। अब व्यापार और वाणिज्य में अपन ने पहला बिंदु क्या देखा है कि जो व्यापार और वाणिज्य था, जैसे अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो वो लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे। लेकिन वर्तमान में अपन ने क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में पहली नगरीय सभ्यता थी। और फिर अपन ने क्या देखा है कि जैसे वैदिक काल प्रारंभ होता है, तो वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि ये सभ्यता कैसी थी भाई, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये, ग्रामीण सभ्यता थी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए मान लो कि अपन बात करते हैं भाई सुजालपुर की। किसकी बात करी अपन ने, सुजालपुर। सुजालपुर अपने आप में एक भाई नगर है। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे एक गांव का नाम लिख देते हैं भाई अमलार। क्या लिख दिया भाई यहाँ पे, अमलार। भैया सुजालपुर के पास में एक गांव है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि एक नगर का नाम लिख दिया और एक यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, गांव का नाम लिख दिया। अब अपन ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो जो भी अपन ने देखा है कि ये लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया करते थे। तो यहाँ पे नगर थे भाई, तुलना किससे करी, सुजालपुर। सुजालपुर अपने आप में नगर है। तो यहाँ पे भाई आपको बड़े बड़े उद्योग देखने को मिलेंगे। और कभी मान लो कि सुजालपुर में कोई सी ए नाम की वस्तु तैयार हुई है, तो इस ए नाम की वस्तु को मान लो उदाहरण के लिए अपन ने भाई चीन भेज दिया। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि ये संभव है। लेकिन अपन ने क्या बोला है कि गांव में मान लो कि कोई सी वस्तु बन रही है, तो गांव बताओ भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं क्या, तो संभव ही नहीं है। आप अपने अपने गांव की तुलना करो कि भाई अपने गांव में से फैसिलिटी मिल पाएगी क्या कि जो अपन अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सके। लेकिन वर्तमान में अपन ने क्या बोला है, भले इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर, ग्वालियर, ये अपने महानगर है। तो यहाँ पे जो भी वस्तु तैयार हो रही है तो इसका व्यापार अपन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं। चीजें क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि वैदिक काल की जो सभ्यता थी, तो ये अपन ने क्या बोला है कि ये सभ्यता अपने आप में कैसी है, तो ग्रामीण सभ्यता है। अब ग्रामीण सभ्यता है तो अपन ने क्या बोला है कि व्यापार और वाणिज्य यहाँ पे क्या होगा कि सीमित स्तर पे होगा। तो पहली चीज अपन ने क्या बोला है कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य सीमित स्तर पे होता था, सीमित स्तर पर होता था। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि इस काल के लोग, इस काल के लोग समुद्र से परिचित, समुद्र से परिचित नहीं थे, समुद्र से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे अपन ने पहले बिंदु के बारे में क्या चर्चा करी है कि यह अर्थव्यवस्था अपने आप में क्या थी भाई, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी तो इसका अर्थ अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे जो भी व्यापार कार्य होगा, तो व्यापार और जो भी वाणिज्य है, ये अपन ने क्या देखा है कि भाई सीमित स्तर पे होता था। व्यापार और वाणिज्य कैसा होता था, तो सीमित स्तर पे होता था। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इस काल के लोग किससे परिचित नहीं थे भाई, तो इस काल के लोग अपन ने क्या देखा है कि समुद्र से परिचित नहीं थे। अब समुद्र से परिचित नहीं थे तो इसका अर्थ क्या हो गया, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि समुद्र से परिचित नहीं थे, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार नाम मात्र का किया करते थे। क्लियर है सभी को? तो इसीलिए व्यापार वाणिज्य अपन ने क्या देखा है कि कैसा था भाई, सीमित स्तर पे था। क्लियर? छापो भाई फटाफट इसको। चलो भाई नेक्स्ट अगले बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगले बिंदु के बारे में अपन ने चर्चा क्या करी है कि यहां मुद्रा व्यवस्था, यहां मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन, मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, नहीं था। और वस्तु विनिमय,
वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे विनिमय का आधार क्या था? तो यहाँ पे विनिमय का आधार गाय था। विनिमय का आधार गाय था। उसी प्रकार अपन ने यहाँ पे क्या देखा है? इस काल में ब्याज व्यवस्था का प्रचलन था और ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन था क्या भाई? तो इस काल में अपन ने क्या बोला है कि मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पे व्यापार कैसे होता था? तो अपन ने क्या देखा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पे। और विनिमय का मुख्य साधन क्या था? तो अपन ने क्या बोला है भाई? गाय था। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस काल में ब्याज व्यवस्था का प्रचलन था और ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे भाई? तो वेकनाट बोला जाता था। क्या बोलते थे भाई? इसको वेकनाट बोला जाता था। क्लियर है सभी को? चलो भाई छापते चलो फटाफट। चलो भाई हो गया सभी का। तो यहाँ पे अपन ने व्यापार और वाणिज्य में क्या देखा है कि पहला बिंदु कि इस काल में व्यवस्था कैसी थी? तो अपन ने क्या देखा है भाई? तो यहाँ पे क्या देखा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य कैसा होता था? तो अपन ने क्या देखा है? सीमित स्तर पर हुआ करता था। उसी प्रकार इस काल में अपन ने क्या बोला है कि लोग समुद्र से परिचित नहीं थे और समुद्र से परिचित नहीं थे तो अपन ने क्या बोला है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था तो नाम मात्र का हुआ करता था। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इस काल में मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। अब मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था तो व्यक्ति एक समुदाय या दूसरा समुदाय आपस में लेन देन किसके माध्यम से किया करता था? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। और वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य माध्यम क्या था? तो अपन ने क्या देखा है भाई? गाय। क्लियर? उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है? इस काल में ब्याज व्यवस्था का प्रचलन था और ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? तो वेकनाट कहा जाता था। क्या बोलते थे भाई? वेकनाट कहा जाता था। क्लियर है सभी को? चलो भाई छाप लो फटाफट फिर अपन आगे बढ़े। चलो भाई हो गया सभी का। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है तो यहीं से लिखते हैं कि स्लाइड में इधर भाई आपको ये कर लेना है पॉइंट। अगला ही पॉइंट है अपना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। इस काल में पणी नामक एक अनार्य समुदाय का उल्लेख मिलता है जो कि पशु की चोरी से जुड़ा हुआ था। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में हमें पणी नामक एक अनार्य समुदाय की चर्चा मिलती है जो कि किससे जुड़ा हुआ था? तो अपन ने क्या बोला है भाई? पशुओं की चोरी से ये वर्ग जुड़ा हुआ था। छाप लो भाई फटाफट। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वैदिक काल में अपन ने आर्थिक स्थिति के बारे में कल की क्लास में भी अपन ने कृषि पढ़ लिया था, पशुपालन की चर्चा की थी। उसके बाद अपन ने क्या देखा है? तो यहाँ पे अपन ने व्यापार और उद्योग और धंधे के बारे में चर्चा कर ली है। उद्योग और धंधे के बाद अपन ने क्या देखा है कि व्यापार और वाणिज्य की चर्चा भी अपन ने कर ली है। क्लियर? अब इसकी तुलना अपन किससे करने वाले हैं? तो इसकी तुलना अपन किससे करेंगे? तो उत्तर वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि वापस से आर्थिक स्थिति, उसमें क्या क्या पढ़ना है? तो कृषि के बाद अपने को क्या देखना है कि पशुपालन के बाद अपने को क्या देखना है कि उद्योग और धंधे। उसके बाद अपने को यहाँ पे क्या चर्चा करनी है? तो अपन ने क्या देखा है कि व्यापार और वाणिज्य की चर्चा अपने को करनी है। क्लियर सभी को? चलो भाई छापो फटाफट। आज हमारे साथ वाले चले गए इसलिए कैमरे को बार बार देखना पड़ रहा है।
चलो भाई, हो गया सभी का। नेक्स्ट, अब वापस से भाई अपने को क्या पढ़ना है, तो उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। अब यहां पे भी क्या क्या पढ़ना है भाई अपने को, कृषि के बाद क्या देखेंगे अपन भाई, पशुपालन के बाद अपन क्या देखेंगे, तो यहां पे अपने को व्यापार और वाणिज्य, और उसके बाद यहां पे फिर अपन क्या देखेंगे, उद्योग और धंधे की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि जब भी अर्थव्यवस्था की बातचीत आएगी तो अपन ने क्या देखा है कि चारों चीजें ही अपने को पढ़नी है। पहला अपने को क्या पढ़ना है, कृषि के बारे में, उसके बाद पशुपालन, उसके बाद व्यापार वाणिज्य, और उसके बाद उद्योग धंधे। अब ये बार बार मैं आपको रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि जब भी मान लो कि आपको कोई सी भी चीज पढ़नी है, भले मौर्य काल पढ़ो, गुप्त काल पढ़ लो, तो आर्थिक स्थिति में इनके अलावा और कुछ नहीं देखना। क्लियर। और कभी मान लो कि कुछ तथ्यात्मक जानकारी मिलती है तो उसको अपन अन्य करके नोट कर लेंगे। तो इसी कारण से मैं इसको बार बार आपको जोड़ दे रहा हूं। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति में अपन देखते हैं कि कुछ रूपांतरण अपने को देखने को मिलता है, अब ये रूपांतरण का कारण क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में अपने को थोड़ी तुलनात्मक रूप से असमानता दिखती है ऋग्वैदिक काल की तुलना में। तो यहाँ पे ये चीजें कैसे, तो अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति कमजोर थी। क्लियर। उस पर नियंत्रण करके लिए अपन ने क्या 3 समिति की चर्चा करी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते अपन ने क्या देखा है कि भाई राजा की स्थिति में वृद्धि होने लगी। अब वृद्धि के कारण क्या, वापस से वही 2 ही कारण। पहला कारण क्या है कि इस काल में लोहे के उपकरण बनने लगे। अब लोहे के उपकरण बनने लगे तो अपन ने क्या देखा है कि कृषि में उत्पादन बढ़ेगा या नहीं। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि दूसरी चीज में क्या देखा है कि यहाँ पे लोहे के उपकरण या औजार बनने लगे जो युद्ध के काम आने लगे। क्लियर सभी को। लेकिन यहाँ पे अपन वर्तमान में क्या है कि आर्थिक स्थिति, तो कृषि के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे भू स्वामित्व की अवधारणा कि भाई इस भूमि का स्वामित्व कौन है, मैं हूं, और मैं अर्थात राजा उस काल का। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे कुछ परिवर्तन देखने को मिले। अब परिवर्तन का कारण क्या है, परिवर्तन का कारण, अब परिवर्तन के कारण के रूप में भाई 2 बिंदु वापस से नोट करना है आपको। इस समय भू स्वामित्व की अवधारणा का प्रचलन हुआ। और सेकंड बिंदु क्या लिखोगे कि लोहे के उपकरण बनने लगे या लोहे के उपकरण का प्रयोग होने लगा। लोहे के उपकरण का प्रयोग होने लगा। जैसे अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वैदिक काल में सिर्फ अपने को एकमात्र फसल का उल्लेख मिलता है। वो फसल कौन सी थी, तो भाई आपको याद है तो मैंने फसल लिखी थी जो, या फिर याद हो तो लिखा था यानी। अब लेकिन अपन ने क्या बोला है कि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड अलग है, 15 से 1000, 1000 से 600। अब 1000 से 600 में अपन ने क्या बोला है कि इस काल में भू स्वामित्व की अवधारणा का विकास हुआ या प्रचलन हुआ। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि इस काल के लोग लोहे से परिचित थे। इसी कारण से अपन ने क्या देखा है कि लोहे का प्रयोग करने लगे। क्लियर। तो यहाँ पे पहले बिंदु में भी आप हेडिंग क्या दोगे भाई, कृषि। वैसा ही पूरा का पूरा कॉपी करना है अपने को कि जो अपन ने वहां पे टॉपिक लिखा था। अब कृषि के बारे में पहली बार कि यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में उत्पादन बढ़ने लगा। इस काल में उत्पादन बढ़ने लगा और शासक के द्वारा भू राजस्व लगाया, जो कि कितना था भाई, तो अपन ने क्या देखा है कुल उत्पादन का 1/16 भाग। कितना था, 1/16 भाग। क्लियर। तो अपन ने कृषि में पहली चर्चा क्या करी है कि इस काल में अपन ने क्या देखा है कि उत्पादन बढ़ने लगा।
क्या बढ़ने लगा भाई, उत्पादन बढ़ने लगा। और यहाँ पे शासक के द्वारा भू राजस्व लगाया गया। जैसे अपन ने क्या देखा था कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या जानकारी दी थी, तो अपन ने वहां पे क्या देखा था कि इस काल में जो कर व्यवस्था है वो स्वैच्छिक थी। स्वैच्छिक का अर्थ देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते अपन ने क्या बोला है कि राजा की शक्तियों में विस्तार हुआ और उस व्यक्ति के द्वारा बलि कर को अनिवार्य कर दिया गया। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि उसने भूमि का, अब यहाँ पे लोहे का प्रयोग होने लगा है तो उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब उत्पादन बढ़ेगा तो उनने भू राजस्व कितना लगा दिया, तो अपन ने क्या देखा है भाई 1/16 भाग यहाँ पे भू राजस्व वसूला जाता था। और उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में तुलना करते हैं कि वहां पे एकमात्र फसल का उल्लेख मिलता है जिसका नाम क्या है भाई, यव या फिर जो। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस साक्ष्य डायरेक्ट लिख देता हूं भाई। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि जो या यव या फिर चावल, ठीक। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि खाद, गेहूं के साक्ष्य क्या होगा भी हमें प्राप्त हुए। तो यहां से अपन ने क्या देखा है कि साक्ष्य प्राप्त हुए। साक्ष्य की क्या होती है भाई, प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे एक स्थल है जिसका नाम क्या है भाई, अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा कहाँ पे है, तो भैया साइड में, चलो अभी इसको बाद में नोट करवा दूंगा मैं, सिर्फ अभी अंतरजी खेड़ा के बारे में लिखो कि यहां से हमें क्या क्या, एक तो जौ और चावल के साक्ष्य मिले, के साक्ष्य प्राप्ति हुई, के साक्ष्य की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार एक और स्थल लिखो भाई, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से भी अपने को जो, ठीक, चावल, गेहूं के साक्ष्य मिले, के साक्ष्य मिले। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि कृषि में क्या एकत्रित करेंगे, तो पहली चीज कि वही सारी की सारी कहानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी तो हर क्षेत्र में यहाँ पे कमी देखी जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने पहला हेडिंग दी कृषि, और कृषि में क्या देखा है कि उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति मजबूत हो रही है तो भू राजस्व लगा रहा है 1/16। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि कुछ फसलों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब ये फसल कौन कौन सी है, तो पहला क्या लिख दिया, जौ या यव, फिर चावल, खाद, गेहूं, क्लियर। और यहाँ पे स्थल के रूप में अपन ने क्या देखा है भाई, अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा, उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा है भाई, हस्तिनापुर। तो अंतरजी खेड़ा में हमें जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए और यहाँ पे जो चावल और गेहूं के साक्ष्य अपने को प्राप्ति हुई है, क्लियर। अब यहाँ पे भाई अंतरजी खेड़ा के लिए भाई नोट कर लेना और इसको साइड में कहीं पे भी लिख लेना, क्योंकि वहां पे ये चीज लिखी है, इसको मिटाना अभी सही नहीं लग रहा। तो यहां से अंतरजी खेड़ा के बारे में क्या लिखोगे कि 1000 BC में, 1000 BC में हमें लोहे के उत्तर भारत के प्राचीनतम, उत्तर भारत के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्लियर। और ये अंतरजी खेड़ा कहाँ पे है, तो यहाँ पे भाई ये उत्तर प्रदेश में है। अंतरजी खेड़ा कहाँ पे है, तो यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश में। चलो भाई फटाफट इसको लिख लो कि 1000 BC में अपन ने क्या बोला है कि उत्तर भारत में हमें लोहे के साक्ष्य के प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिले, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, अंतरजी खेड़ा। और अंतरजी खेड़ा कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर है सभी को। चलो भाई फटाफट इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर अपन और इसके बारे में और जानकारी एकत्रित करते हैं। चलो भाई छापो फटाफट। चलो भैया हो गया सभी का। अब यहाँ पे इसको भाई मैं मिटा देता हूं यहाँ पे साइड में। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, क्योंकि एक पॉइंट और यहाँ पे अपने को ऐड करना है। अब ये जो अपन ने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, अब यही वाले लाइन में यहाँ पे कर रहा हूं। अगला पॉइंट बना के लिखना कि यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जो गेहूं है, गेहूं को गोधूम, चावल को ब्रीही, उसके बाद खाद को किरुष,
की रूष, क्या बोलते हैं भाई खाद को यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या लिखा भाई अपन ने? की रूष कहा जाता था, कहा जाता था। उसी प्रकार एक पॉइंट और लिख लो भाई, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में हमें नहरों का उल्लेख, नहरों का उल्लेख, नहरों का उल्लेख देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। क्लियर सभी को? तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि गेहूं, जो वर्तमान में अपन जिसको गेहूं बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते थे इस समय? गोधूम। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जिसको अपन चावल बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते थे? ब्रीही। क्या बोलते भाई? ब्रीही। उसी प्रकार जैसे खाद है, तो खाद का तो अपन ने पहले भी लिख लिया, तो यहाँ पे क्या है, इसको किरुष बोला जाता था। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि नहरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? अथर्ववेद में देखने को अपने को मिलता है। तो यहाँ पे अपन ने कृषि के बारे में भाई जानकारी एकत्रित करी है। क्लियर? तो यहाँ पे पहली चीज अपन ने क्या देखी है कृषि के बारे में कि इस काल में अपन ने क्या देखा है कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ भू राजस्व वसूला गया, जिसका कितना भाग था? 1/16 भाग। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि किस किस के साक्ष्य अपने को देखने को मिलते हैं? तो साक्ष्य के रूप में अपन ने यहाँ पे क्या देखा है कि यौ या फिर उसको क्या बोलते हैं? जो। उसके बाद अपन ने क्या बोला है कि चावल, उसके बाद खाद, उसके बाद गेहूं। क्लियर? अब यहाँ पे अपन ने उसके नाम लिख दिए पूरी तरीके से। तो यहाँ पे अपन ने नाम लिखे, तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई? साक्ष्य के रूप में जो को क्या बोलते हैं भाई? यौ। उसके बाद फिर यहाँ पे चावल, चावल के बाद खाद और फिर गेहूं। अब यहाँ पे अंतर्जी खेड़ा, अंतर्जी खेड़ा से आपको किस किस के साक्ष्य मिलते हैं? जो के, चावल के साक्ष्य की प्राप्ति होती है। हस्तिनापुर से अपन ने क्या देखा है कि जो चावल और गेहूं की प्राप्ति हुई। और नोट के रूप में अपन ने क्या बोला है कि आपको लोहे, उत्तर भारत में लोहे के सर्वप्रथम साक्ष्य आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो अपन ने क्या बोला? अंतर्जी खेड़ा। और अंतर्जी खेड़ा कहाँ पे भाई? उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार कृषि में अपन ने क्या बोला है कि कुछ उपनाम देखने को मिलते हैं, जैसे गेहूं, तो गेहूं को अपन ने क्या बोल दिया भाई? कि गोधूम बोला जाता था। उसी प्रकार चावल, चावल को क्या बोलते हैं भाई? ब्रीही बोला जाता था। खाद को क्या बोलते हैं भाई? किरुष बोला जाता था। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि अथर्ववेद में सर्वप्रथम आपको नहरों का उल्लेख देखने को मिलता है। फटाफट छापो भाई इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो भाई बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग देना भाई, पशुपालन। पशुपालन। अब यहां पे अपन ने क्या देखा है कि इस काल में भी, इस काल में भी गाय का सर्वाधिक महत्व था। गाय का सर्वाधिक महत्व था। और गो हत्या होने पर, और गो हत्या होने पर मृत्युदंड दिया जाता था। लेकिन अपवाद क्या था भाई? तो अपवाद में अपन ने क्या बोला है कि यज्ञ, इसमें अपवाद था। अर्थात अपन ने क्या देखा है कि इस काल में भी पशुओं के महत्व के रूप में अपन ने क्या देखा है कि गाय का क्या था भाई? सर्वाधिक महत्व था। अब गाय का महत्व था और गाय की हत्या या फिर गो हत्या करने वाले व्यक्ति को क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। लेकिन अपन ने क्या बोला है, जैसे आपको याद हो तो यहाँ पे अपन ने लिखा था ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। और जिसमें याद हो तो एक सिद्धांत लिखा था अपन ने, देवीय राजत्व सिद्धांत। देवीय राजत्व सिद्धांत।
अर्थात अपन ने क्या बोला है कि ईश्वर को शक्ति कहां से मिल रही है, तो अपन ने क्या बोला है कि ईश्वर को शक्ति, राजा को शक्ति कहां से मिल रही है, तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि राजा को शक्ति किससे प्राप्त हो रही है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई ईश्वर से प्राप्त हो रही है। किससे प्राप्त हो रही है? ईश्वर से। चीजें क्लियर? अब इसका अर्थ क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि इस काल में प्रार्थना की जगह यज्ञ का महत्व बढ़ने लगा था। क्लियर? अब यज्ञ का महत्व बढ़ रहा है तो अपन ने क्या बोला है कि देवीय राजत्व सिद्धांत भी इसी काल में आया कि राजा को शक्ति किसके द्वारा प्रदान की गई है? ईश्वर के द्वारा। अर्थात अब कभी मान लो कि यज्ञ वगैरह सब कुछ करना है कि देवताओं को प्रसन्न भी करना है, तो देवताओं को आपको प्रसन्न करना है तो भाई यज्ञ के माध्यम में, कर्म कांड के माध्यम से करना है। तो इस काल में अपन ने क्या देखा है कि भाई पशुओं की बलि दी जाती थी, और पशुओं की बलि दी जा रही है तो अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे यज्ञ में पशुओं की बलि दे सकते थे। जैसे सर्वाधिक पशु के अपन देखते हैं सर्वाधिक महत्ता किसकी थी, तो गाय की थी। तो गाय की भी यज्ञ के दौरान कभी मान लो कि आप आहुति देते हो तो यहाँ पे वर्जित था कि आप दे सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन मान लो कि और अन्य कारणों से कभी आप गो हत्या या गाय की हत्या करते हैं तो उसको फिर क्या दिया जाएगा? भाई सीधे मृत्युदंड दिया जाएगा। क्लियर? तो इसी काल में अपन ने क्या देखा है कि देवीय राजत्व सिद्धांत अपने को देखने को मिलता है। क्लियर? चलो भाई बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, इस काल में हाथी पालन होता था और इसके नियंत्रण करता, मतलब जो हाथी पे अपन देखते हैं कि जो हाथी को नियंत्रित करता है, जो उसके ऊपर बैठा रहता है, नियंत्रण करता को हस्तिप क्या कहते हैं भाई? हस्तिप कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? हस्तिप कहा जाता था। तो इस काल में अपन ने क्या देखा है कि किसका पालन होता था भाई? हाथी पालन भी होता था, और इसके नियंत्रणकर्ता को क्या बोलते थे भाई? तो हस्तिप बोला जाता था। क्या बोलते थे भाई? हस्तिप बोलते थे। क्लियर है सभी को? तो ये चीजें अपन ने क्या देखा है कि पशुपालन में सर्वाधिक महत्व किसका है भाई? गाय का है। क्लियर? जैसे ही मान लो कि अपन ऋग्वैदिक काल में देखा था कि सर्वाधिक महत्ता गाय को थी, उसके मृत्युदंड होता था। तो मान लो कि अपन ने क्या बोला कि कोई व्यक्ति उसका वध करता था, उसको मृत्युदंड दिया जाता था। तो गाय का उल्लेख भी अपन ने कितनी बार देखा है? तो 176 बार उसका उल्लेख देखा था। और इस काल में अपन ने क्या देखा है कि गाय का महत्व तो था लेकिन तुलनात्मक रूप से कम हो गया था। क्लियर? चलो भाई बढ़े आगे। चलो भाई इसको नोट कर लो फटाफट। तो इस काल में अपन ने क्या बोला है कि हाथी पालन और गाय का सर्वाधिक महत्व भी होता था। छापो भाई फटाफट इसको। चलो उम्मीद है कि भाई हो गया होगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलो अब यहां पे अपन ने क्या देखा है भाई? उद्योग और धंधे। हेडिंग क्या देना है आप सभी को? उद्योग और धंधे। उद्योग और धंधे। अब उद्योग और धंधे में अपन देखते हैं। अब बताओ भाई यहाँ पे उद्योग क्या बड़े स्तर पर स्थापित होते होंगे? सोचो। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि लोहे के उपकरण का प्रयोग प्रारंभ हो गया है, तो यहाँ पे आपको एक और उद्योग देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? लोह उद्योग। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है उद्योग और धंधे में कि उद्योग की यहाँ पे उद्योगों में धातु उद्योग, बढ़ाई उद्योग, लौह उद्योग का प्रचलन या फिर साक्ष्य मिलता है। अब यहां पे अपन ने क्या देखा है कि धातु उद्योग में क्या क्या है? वही याद कर लो भाई कि ऋग्वैदिक काल में किस किस के? सोने के, उसी प्रकार तांबे के। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे धातु के रूप में एक शब्द और जुड़ जाए, इसका नाम क्या है? चांदी। क्लियर? बढ़ाई उद्योग तो पहले से चल रहा था और साथ ही साथ इस काल में अपन ने क्या देखा है कि लोहे का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि लोह उद्योग भी प्रचलन में था। तो यहाँ पे भाई एक नोट करके एक पॉइंट इसके साइड में लिख लेना। इस काल में यह चांदी और लोहे से परिचित है। लोहे से परिचित थे।
क्लियर भाई। तो इस काल में अपन ने क्या देखा है कि ये लोग चांदी और किसके, लोहे से परिचित थे। लेकिन अपन ने जब ऋग्वैदिक काल की जानकारी एकत्रित करी तो ऋग्वैदिक काल में अपन लोहे ऐसा कुछ नाम लिखा था तो नहीं लिखा। तो अपन ने क्या देखा है कि इस बार लोहे का प्रयोग हो रहा है। अब लोहे का प्रयोग हो रहा है तो पहली चीज में क्या हो जाएगा कि भाई उत्पादन बढ़ेगा, और दूसरा कि लोहे के माध्यम से उपकरण बनेंगे जिससे युद्ध लड़ना आसान होगा। क्लियर। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जो व्यवसाय करते थे, जो व्यवसाय या फिर व्यापार कार्य करने वाले, व्यापार कार्य करने वाले समुदाय को कुलाल क्या कहते थे भाई, कुलाल कहते थे। क्लियर। उसी प्रकार अपन ने यहां पे क्या देखा है कि बुनाई का कार्य मुख्यतः स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। तो अपन ने क्या देखा है कि जो व्यापार कार्य करने वाला समुदाय है उसको मुख्यतः क्या बोला जाता है, तो भाई कुलाल कहा जाता है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि जो बुनाई का कार्य है, तो बुनाई का कार्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, तो अपन ने क्या बोला भाई, स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। क्लियर है सभी को। चलो भाई छापो फटाफट। पानी भी नहीं है रास्ता। चलो भाई नेक्स्ट। अब यहां पे लिख लेना भाई अन्य करके। तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है भाई, द्रोण। तो अपन ने क्या बोला है कि यह मापन की इकाई था। तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है कि यह मापन की इकाई था। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ऋण को, ये अन्य में भाई शब्दावली लिख लेना इससे अच्छा, ऋण को कुशीद कहा जाता था। क्लियर। द्रोण क्या था, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई एक मापन की इकाई है, मापन की इकाई। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि ऋण को क्या कहा जाता था, अपन ने क्या बोल दिया भाई, कुशीद कहा जाता था। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे पहली चीज अपन ने क्या देखी है कि उद्योग और धंधे के बारे में चर्चा करी है। तो पहला अपन ने क्या देखा है कि उद्योग धंधा, धातु उद्योग का प्रचलन था, बढ़ाई उद्योग और लोह धातु उद्योग। तो मुख्यतः प्रचलन 3 उद्योगों का देखने को मिलता है। और अपन ने क्या बोला है कि यहाँ सर्वप्रथम किससे परिचित थे भाई, चांदी और लोहे से। क्लियर सभी को। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जो व्यापार करने वाला समुदाय था मुख्यतः उसको क्या कहते थे, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, कुलाल कहा जाता था। क्या बोलते थे उसको, कुलाल कहते थे। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जो बुनाई का कार्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता था, तो स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। और अन्य शब्दावली के रूप में अपन ने क्या बोला कि द्रोण। तो यहाँ पे शब्द आएगा द्रोण लिखा रहेगा कि द्रोण का अर्थ क्या है, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई इस काल की मापन की इकाई था। क्या था भाई, एक मापन की इकाई था। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है यहाँ पे ऋण। तो ऋण को क्या कहते थे इस काल के लोग, तो अपन ने क्या बोल दिया, कुशीद कहा जाता था। क्या बोलते थे, कुशीद कहा जाता था। क्लियर है सभी को। बढ़े आगे। चलो भाई छाप लो फटाफट। तो अपन ने उत्तर वैदिक काल में क्या क्या देख लिया अभी, कि उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में अपन ने चर्चा करी है। तो पहले कृषि, वही 4 पॉइंट, कृषि, पशुपालन, उसके बाद व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे, चारों चीजों ही आर्थिक क्षेत्र में आपको देखनी है। तो कृषि में अपन ने क्या देखा है कि इस काल में उत्पादन बढ़ा, भू राजस्व 1/16, साक्ष्य के रूप में कुछ फसल थी जैसे जौ, चावल और खाद और गेहूं। क्लियर। और यहाँ पे 2 प्रमुख स्थल है। तो स्थल में पहला क्या देखा अपन ने, अंतरजी खेड़ा से जौ और चावल के साक्ष्य मिले, हस्तिनापुर से जौ, चावल, गेहूं के साक्ष्य मिले। उसी प्रकार नोट करके अपन ने क्या बोला है कि लोहे के उपकरण के साक्ष्य अपने को 1000 BC से अंतरजी खेड़ा से मिलते हैं।
उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इस काल में ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन का कारण क्या देखा गया। तो परिवर्तन का कारण अपन ने क्या देखा है कि क्या लिखा था, एक तो भूराजस्व की अवधारणा और दूसरा क्या लिखा था, लोहे के उपकरण का प्रयोग। क्लियर। लेकिन यहाँ पे जिसको अपन चावल गेहूं बोलते हैं, और ये गेहूं को ये लोग क्या बोलते थे, गोधूम बोला जाता था। उसी प्रकार जो चावल है, तो चावल को ये लोग क्या बोलते थे, ब्रीही। क्या बोलते थे भाई, ब्रीही। उसी प्रकार खाद को ये क्या बोलते थे, किरुष बोला जाता था। और अपन ने क्या बोला है कि वेदों में सर्वप्रथम नेहरू का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है, तो अथर्ववेद में देखने को अपने को मिलता है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट, उसी प्रकार पशुपालन में अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वेदिक काल में भी गाय की महत्ता अधिक थी, उत्तर वैदिक काल में भी गाय की महत्ता अधिक है। लेकिन अपन ने क्या बोला कि तुलनात्मक रूप से स्थिति गिर गई। अब तुलनात्मक रूप से स्थिति कैसे गिर गई, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि इस काल में अपवाद के रूप में, उपवाद के रूप में अपन ने क्या देखा है कि यज्ञ में गाय की बलि दी जा सकती थी। लेकिन ऋग्वेदिक काल में इसे चर्चा मिलती है क्या, नहीं। क्योंकि वहां पे अपन ने क्या देखा है कि वहां पे जो प्रभु या ईश्वर की कामना करते हैं तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अपन ने क्या देखा है कि प्रार्थना का स्थान किसने ले लिया भाई, कर्मकांड ने। कर्मकांड मतलब भाई यज्ञ करो, पूजन करो वगैरह वगैरह, तो सारा किस किस स्थिति में आएगा, तो कर्मकांड की स्थिति में। और इस काल में अपन ने क्या बोला है कि भाई यहाँ पे हाथी पालन में प्रारंभ हुआ था, और जो हाथी का नियंत्रण करने वाला उस व्यक्ति को क्या बोलते थे भाई, हस्तिन। क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट, उद्योग और धंधे में अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे उद्योग धंधे के रूप में धातु उद्योग, बड़े उद्योग, लोह उद्योग का प्रचलन था। और यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि इस काल में सर्वप्रथम चांदी और लोहे से ये लोग परिचित देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि व्यापार करने वाले समुदाय को क्या बोलते थे, तो भाई कुलाल कहा जाता था। उसी प्रकार बुनाई का कार्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता था, तो अपन ने क्या बोला है कि स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। और यहाँ पे अन्य के रूप में अपन ने क्या देखा है कि द्रोण। द्रोण किसकी इकाई है भाई, तो द्रोण में अपन ने यहाँ पे क्या दिख रहा है तो द्रोण में अपन ने क्या बोला है कि मापन की इकाई है। और ऋण को क्या कहते थे, तो ऋण में अपन ने क्या बोल दिया है कि भाई यहाँ पे किशिद इसको कहा जाता था। तो यहाँ पे चीजें अपन ने कर ली है। और यहाँ पे नेक्स्ट 2-3 पॉइंट और लिखने हैं, वो और खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। भाई व्यापार और वाणिज्य में जो अपन ऋग्वेद में लिखा था पूरा का पूरा सेम टू सेम लिखना है। इस काल में भी अपन ने क्या बोला है कि जो व्यापार होता था, व्यापार सीमित होता था। व्यापार कैसा होता था भाई, सीमित स्तर पर, सीमित स्तर पर। और व्यापार सीमित स्तर क्यों होगा, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि भाई वापस से इस काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो अपन ने क्या देखा है कि मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन, मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था। और यहाँ पे मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था, तो अपन ने क्या बोला है कि विनिमय का माध्यम क्या होगा, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम अपन ने क्या देखा है, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि भाई वस्तुओं का आदान प्रदान करना, विनिमय का अर्थ ही आदान प्रदान करना, कि वस्तुओं का आदान प्रदान करने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो अपन ने क्या बोला है, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में भी जो व्यापार है, तो व्यापार कैसा होता था भाई, सीमित स्तर पे होता था। इस काल में अपने को मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन देखने को नहीं मिलता। अब मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है, तो व्यापार मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करना है, तो किस माध्यम से करोगे भाई, तो अपन ने क्या बोला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। और वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ आप सभी जानते हो, तो मुद्रा व्यवस्था नहीं है तो उदाहरण के लिए मान लो कि भाई मैं एक किसान हूं और मेरे द्वारा उदाहरण के लिए मान लो कि गेहूं का उत्पादन किया गया, और ऐसे दूसरा किसान उसके द्वारा चावल का उत्पादन किया गया। तो मैंने क्या बोला है कि जो गेहूं का उत्पादन करा है, मैंने कुछ गेहूं का हिस्सा उसे दे दिया, और उससे मैंने क्या प्राप्त कर लिया, तो उससे मैंने भाई चावल प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वस्तुओं का आदान और प्रदान दोनों हो गया। क्लियर है सभी को। चलो भाई छापो इसको फटाफट। और आज की क्लास को फिर अपन यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी अपने पास कंप्लीट हो गई है। कोई क्या नया टॉपिक करेंगे।
चलो भाई, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि वाणिज्य और व्यापार की जो चर्चा करी है ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में समानता देखने को मिलती है। क्लियर सभी को? तो आज की क्लास को भाई अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो अपन ने क्या है कि राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करी। तो राजनीति में अपन ने क्या देखा है कि ऋग्वेदिक काल की तुलना उत्तर वैदिक काल से करी थी। उसी प्रकार अपन ने जब आर्थिक स्थिति प्रारंभ करी तो सबसे पहले अपन ने देखा है कि ऋग्वेद में क्या क्या हुआ, फिर उसकी तुलना अपन ने उत्तर वैदिक काल से करी कि 3 वेदों में क्या क्या अपना उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये चीजें अपन ने भाई पूरी कर ली है। क्लियर? तो कल की क्लास में ऐसा रहेगा तो अपन सामाजिक स्थिति या फिर धार्मिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है भाई आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो भाई कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप ही हमारा मोटिवेशन है, इसके अलावा कोई भी मोटिवेशन नहीं है। क्लियर सभी को? चलो भाई, तो कल की क्लास में अपन मिलते हैं। धन्यवाद।